हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 2, किस कलर की चड़ी पहने हो। इंडिया। सुबह का समय। निव्यांश एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में विप एरिया में बैठा था। उसके साथ दो लोग और बैठे थे। वो किसी चीज पर डिस्कशन कर रहे थे। कुछ देर बाद उनकी मीटिंग खत्म हुई। वो दो लोग निव्यांश से अलविदा ले वहां से चले गए। निव्यांश भी अपनी जगह से उठ गया। उसने एक बार उस पूरे रेस्टोरेंट में नजर दौड़ाई। उसकी नीली आंखों में इस वक्त किसी को देखने की तलब थी जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी, लेकिन जिसे वो देखना चाहता था वो उसे नहीं दिखी थी। वो विप एरिया से बाहर आ गया। उसके साथ राघव भी था। वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक ही निव्यांश के कदम रुक गए। उसकी नजर एक टेबल पर बैठी लड़की पर ठहर सी गई। उसकी बेचैन आंखों में सुकून सा उतर आया था। उसके बेजान से दिल में जैसे धड़कने लौट आई थी। वो उसे ही देखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो आगे बढ़ गया। लेकिन तभी उसकी आंखें सख्त हो गई जब उसकी नजर उसके साथ बैठे इंसान पर गई। वो एक बार फिर रुक गया। उसने उस लड़की को देखने के चक्कर में उस लड़के पर तो ध्यान ही नहीं दिया था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चाहत थी, जो इस वक्त एक लड़के के साथ बैठी कॉफी पी रही थी। निव्यांश को उस लड़के का चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी पीठ निव्यांश की तरफ थी। उस लड़के ने ब्लैक हुडी पहनी हुई थी और सिर पर उसकी कैप डाली हुई थी। निव्यांश के राइट हैंड की मुट्ठी कस गई। वो रेस्टोरेंट से बाहर जाने की बजाय उनके साइड वाली टेबल पर बैठ गया। उसकी नजरें उन्हें ही घूर रही थी। उसका राइट पैर लगातार हिल रहा था। राघव उसके पास ही हाथ में गन लिए खड़ा था। वही चाहत जो उस लड़के से बात कर रही थी। उसकी नजर भी निव्यांश पर पड़ी। कुछ पल तो वो उसे ही देखती रह गई। व्हाइट शर्ट के साथ ग्रे कलर के ब्रांडेड 3 पीस सूट में वो क्या लग रहा था। चाहत की नजरें उससे हटी नहीं रही थी। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि निव्यांश उसे घूर रहा है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चेहरे पर डर की झलक दिखने लगी। उसके दिमाग में कुछ अलग ही चलने लगा था। उसने तुरंत ही अपनी नजरें उस लड़के की तरफ कर ली। उस लड़के ने चाहत को देख कहा, हे बिल्ली गर्ल, तुम्हारे एक्सप्रेशन क्यों बदल गए। सरप्राइज अच्छा गया ना। चाहत ने फीका सा मुस्कुराकर कहा, हाँ विहान, 6 महीने बाद मम्मी पापा के फेस पर स्माइल देखी है हमने, हम बहुत खुश हैं। विहान भी मुस्कुरा दिया। चाहत का उसके साथ मुस्कुराकर बात करना निव्यांश को गुस्सा दिला रहा था। चाहत ने एक नज़र फिर से निव्यांश को देखा तो वो गुस्से में उसे देख रहा था और तभी विहान ने चाहत के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए सीरियस होकर कहा, चाहत। चाहत ने विहान को देखा। विहान बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई एम डैमन श्योर तुम्हें अभी तक ये किसी ने नहीं बताया होगा। चाहत तो एक बार विहान के हाथ को देखती, एक बार निव्यांश को। निव्यांश जलती हुई निगाहों से उसके हाथ को देख रहा था। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था। चाहत ने उसे उनके हाथों को घूरता पाया तो उसे कुछ कुछ समझ आया। उसने खुद से कहा, मतलब ये गुस्सा उस बात का नहीं है बल्कि इस बात का है कि हम किसी और के साथ है। मतलब इन्हें जेलस फील हो रहा है। उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने तुरंत विहान के हाथ पर अपना हाथ रख कहा, हाँ बताए ना विहान। निव्यांश ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी चेयर से उठ उनकी तरफ बढ़ गया। विहान जैसे ही कुछ कहने वाला हुआ वैसे ही एक वेटर उनके पास आया और उसने चाहत को देख कहा, मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। ये रेस्टोरेंट मिश्रा रेस्टोरेंट चाहत के पापा का था, जिसे संभालने में चाहत भी उनकी हेल्प करती थी। चाहत ने वेटर को देखा में गर्दन हिलाए और तुरंत उठ गई। उसने विहान को देख कहा, आप 2 मिनट रुकिए, हमें पापा बुला रहे हैं, हम आकर आपकी बात सुनेंगे। विहान ने ओके कहा तो चाहत वहां से चली गई। उसके जाते ही निव्यांश ने गुस्से में विहान के कंधे पर हाथ रख अपनी तरफ पलटा। विहान ने तुरंत कहा, कौन है बे। ये सुनते ही निव्यांश का हाथ जो विहान को मारने के लिए उठा था वो हवा में ही रुक गया। उसने हैरानी से विहान को देखा। विहान भी हैरान नजरों से उसे देख रहा था। वो भी चेयर से खड़ा हो गया और निव्यांश को देख बोला, ब्रो आप। सॉरी मुझे नहीं पता था, गलती से बोल दिया। विहान निव्यांश का छोटा भाई है। वो उससे 40 मिनट छोटा है और उसके मामा मामी का बेटा है। विहान एक कार्डियोलॉजिस्ट है और चाहत का बेस्ट फ्रेंड। वो सब एक साथ एक ही मेंशन में रहते हैं, लेकिन कुछ वजहों से निव्यांश पेंटहाउस में रहने लगा। निव्यांश ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपना हाथ नीचे किया। तभी उसके कानों में चाहत के हंसने की आवाज पड़ी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो चाहत उनसे थोड़ी दूरी पर उन्हें देख खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ पल के लिए तो निव्यांश उसकी हंसी में ही कहीं खोसा गया था, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि चाहत क्यों हंस रही है तो उसने उसे घूरा। चाहत ने हंसना बंद किया और नजरें झुका ली। वो वहां से चली गई। विहान भी अपनी मुंडी घुमाकर चाहत को अजीब नजरों से देख रहा था।
फिर उसने निव्यांश को देख कहा अंडरस्को ब्रो आप यहाँ कैसे। निव्यांश ने चेयर खींची और उस पर बैठकर कहा अंडरस्को भाई के बहाफ पर मीटिंग के लिए आया था। विहान भी वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने निव्यांश को शक भरी नजरों से देखा। निव्यांश ने उसे देख कहा अंडरस्को ऐसे मत देख और ये बता आज हॉस्पिटल क्यों नहीं गया। कब तक वेल्लो की तरह घूमता रहेगा। मामी को कभी रिटायर होने देगा या नहीं। विहान ने मुंह बनाकर कहा अंडरस्को ब्रो मॉम डैड के कहने से तो रिटायरमेंट ले नहीं रही है, मेरे हॉस्पिटल जाने से क्यों ही लेंगी, और मैं कोई वेला इंसान नहीं हूं, बस चाहत को एयरपोर्ट से पिक करना था। निव्यांश ने अब कुछ नहीं कहा तो विहान ने उसे आंखें छोटी कर देखा और बोला अंडरस्को आप मुझे मारने वाले थे, ऐसा क्यों। ये सुन निव्यांश ने विहान को देखा। अब वो क्या कहता कि वो अपने भाई को कोई और समझकर चाहत के साथ बात करने की सजा देने वाला था। विहान ने फिर कहा अंडरस्को आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे थे जैसे मैंने आपसे वो पूछ लिया हो। उसकी आवाज में सीरियसनेस थी जिसे महसूस कर निव्यांश ने एक आईब्रो चढ़ाकर उसे देखते हुए कहा अंडरस्को वो क्या। और तभी विहान थोड़ा सा उसकी तरफ टेबल पर झुका और हस्की वॉयस में बोला अंडरस्को किस कलर की चड़ी पहने हो। ये सुन निव्यांश ने उसे घूरा। विहान ने फिर कहा अंडरस्को हम बताओ ना। निव्यांश अब उसे गुस्से में देख रहा था। तभी विहान जोर जोर से हंसने लगा। निव्यांश ने चेयर से उठते हुए हल्के गुस्से में कहा अंडरस्को बेवकूफ इंसान, और वो वहां से चला गया। विहान अभी भी हंस रहा था। रेस्टोरेंट में मौजूद सबकी नजरें उस पर आ चुकी थी लेकिन विहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर देख रहे थे तो कुछ लड़कियां उसकी पर्सनैलिटी पर दिलहार बैठी थी। विहान भी अपने भाई की तरह ही हैंडसम और डैशिंग था, लेकिन जहां निव्यांश हंसता नहीं था वही विहान बात बात पर दांत दिखा देता था। तभी एक लड़की कैट वॉक करते हुए उसके पास आए। अपने पास किसी लड़की को देख विहान ने हंसना बंद किया और मुस्कुराकर उस लड़की को देखा। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा अंडरस्को आप फेमस बिजनेस टाइकून अर्जुन नायर के इकलौते बेटे हैं ना। विहान ने भी स्माइल कर कहा अंडरस्को और आप उनके इकलौते बेटे की होने वाली इकलौती गर्लफ्रेंड। ये सुनो उस लड़की के फेस पर जीत भरी मुस्कान आ गई। वो उसके पास चेयर पर बैठ गई। निव्यांश रेस्टोरेंट से जा चुका था। वो अपनी ब्लैक रोल्स रॉयस में बैक सीट पर बैठा था और टैब पर कुछ कर रहा था। राघव गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तभी निव्यांश का फोन रिंग किया। उसने टैब से नजरें हटा फोन स्क्रीन को देखा तो उस पर बीबी और हाथ दिल शेप था और एक लड़के की फोटो फ्लैश हो रही थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव की और कहा अंडरस्को बोलिए भाई। सामने से आवाज आए अंडरस्को निव्यांश तुम्हें याद है ना ओबरॉय का प्रोजेक्ट नायर इंडस्ट्रीज और हमारी कंपनी साथ में कंप्लीट करेगी, तो आज उसकी भी मीटिंग है। निव्यांश ने मुंह बनाते हुए कहा अंडरस्को हाँ भाई याद है, जा रहा हूं वही। उस लड़के ने कहा अंडरस्को शांति से संभाल लेना प्लीज, मिस्टर रघुवंशी भी होंगे वहां तो कोई रिएक्ट मत करना, तुम समझ रहे हो ना। निव्यांश बोला अंडरस्को हाँ भाई समझ गया, आप टेंशन मत लीजिए। आप बताए आपने अपनी मेडिसिन ली। उसने रूखा सा जवाब दिया अंडरस्को हाँ ले ली, और कॉल कट कर दी। उसके ऐसे कॉल कट करने से निव्यांश ने एक गहरी सांस ली। वो जानता था उसने ऐसा क्यों किया है। वही वो लड़का एक आलिशान मेंशन के मास्टर बेडरूम में था। वो बेड पर हेडसेट से टेक लगाकर बैठा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके कमरे की सारी लाइट्स ऑफ थी। वो चुपचाप अंधेरे में बैठा था। तभी उस रूम का दरवाजा खुला। उसी के साथ उस कमरे में रोशनी होने लगी, पर उस लड़के ने उस तरफ नहीं देखा। दरवाजे से एक 50-52 साल की औरत अंदर आई। उसने साड़ी पहन रखी थी, दिखने में बहुत खूबसूरत थी। चेहरे पर एक अलग ही नूर था, दिखने में मुश्किल से 37-38 साल की लगती थी। वो अंदर आते हुए बोली अंडरस्को अर्पित तुम ब्रेकफास्ट करने नहीं आए। अर्पित ने नजर उठाकर उस औरत को देखा और कहा अंडरस्को मॉम मन नहीं है। वो औरत अर्पित के पास आकर बेड पर बैठ गई। ये देख अर्पित खिसक गया और बेड के कोने की तरफ चला गया। ये देख वो औरत हल्की सी में गर्दन हिला देती है और फिर उसे समझाते हुए बोली अंडरस्को अर्पित तुम्हें ऑफिस जाना नहीं छोड़ना चाहिए। अर्पित बोला अंडरस्को मॉम आप तो जानती हैं ना, मैं अपनी बीमारी की वजह से किसी से ठीक से कांटेक्ट नहीं कर पाता, अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। वो औरत बोली अंडरस्को तो तुम उनसे फिजिकली टच में मत आओ ना, पर तुम्हें ऐसे सबसे दूर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली से तो नहीं। अर्पित ने गहरी सांस ली और कहा अंडरस्को मॉम प्लीज आप चलिए, मैं आ रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और हाँ प्लीज मेरे रूम में ऐसे मत आया कीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी आप में से भी किसी को हो। उसने सख्ती से जवाब दिया अंडरस्को अर्पित ऐसे कुछ नहीं होता है, तुम अपने दिमाग में ये सब बातें मत डालो और अब चुपचाप नीचे आ जाओ। इतना कहकर उसकी मॉम उससे नाराज होकर वहां से चली गई।
अर्पित भी बेड से उठा और नाइट स्टैंड से रिमोट उठा रूम की लाइट्स ऑन की, फिर मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया और खुद को देखा। उम्र 28 साल, 6 फुट 1 इंच हाइट, गोरा रंग, सुनहरी आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे जो उसे इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव बना रहे थे। दिखने में निव्यांश जितना ही हैंडसम, मस्कुलर बॉडी पर अब वो जिम न करने की वजह से ढलने लगी थी। गले में निव्यांश जैसा सेम गोल्ड का लॉकेट था जिस पर सूर्य का सिंबल बना हुआ था। वो मिरर के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। जैसे जैसे वो बटन खोल रहा था उसकी अट्रैक्टिव बॉडी दिख रही थी, पर उसके साथ ही दिख रहे थे उसकी बॉडी पर बने वो लाल निशान। उन निशानों को देख वो आंखें बंद कर लेता है, फिर एक गहरी सांस लेता है जैसे अपने दर्द को अपने अंदर ही समा लिया हो। उसने एक हाथ मिरर पर रखा, उसके दिमाग में कुछ बातें गूंजने लगी। अंडरस्कोर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इन दागों के साथ नहीं रह सकती मैं, भूल जाओ मुझे, मैं ये रिश्ता अभी तोड़ती हूँ। प्लीज रिया ऐसा मत करो, डॉक्टर ने कहा है ना मैं ठीक हो जाऊंगा, प्लीज रिया ऐसा मत करो, आई नीड यू। नहीं अर्पित प्लीज, तुम तो किसी को टच भी नहीं कर सकते, ऐसे हमारा रिश्ता कैसे चलेगा। अर्पित ने आंखें खोली और मिरर में देखा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, आंसू बहने के लिए तैयार थे, लेकिन मजाल है उसने एक भी आंसू गिरने दिया हो। अर्पित ने गुस्से में मिरर पर जोर से मुक्का मारा, मिरर में कई दरारें आ गईं। अर्पित ने उनमें खुद को देखते हुए कहा, अंडरस्कोर, हुस्न पे जो फिदा थे वो वफा क्या समझेंगे। उसके चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने पीछे होते हुए अपने सीने पर बने आर नाम के टैटू पर हाथ रख कहा, अंडरस्कोर, अब ना प्यार ना लगाव, सिर्फ ये निशान है। मेरी जिंदगी का जो 1 साल बचा है वो मैं बस इन्हीं दागों के साथ गुजार दूंगा। वही उसकी मॉम नीचे जा चुकी थी, उसका वो डाइनिंग टेबल की तरफ जाती है जहां पहले से ही उसकी उम्र की औरत बैठी फ्रूट्स काट रही थी। वो भी उसके जैसे ही खूबसूरत थी, उम्र का असर तो उस पर भी नहीं हुआ था। अर्पित की मॉम उस औरत के पास बैठ जाती है, फिर हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्कोर, पता नहीं ये लड़का कब समझेगा, ऐसे खुद को कमरे तक सीमित रखने से क्या वो ठीक हो जाएगा। जब तक खुश नहीं रहेगा, अपनी लाइफ नहीं जिएगा तो कैसे चलेगा। वो औरत कहती है, अंडरस्कोर, अंशिका, तुम भी तो समझो ना, उसके लिए ये सब बहुत नया है। इस वक्त जो वो फील कर रहा है हम सोच भी नहीं सकते हैं। पहले कितना हंसता मुस्कुराता था, सबके साथ घुल मिलकर रहता था, बिजनेस में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी उसे ये बीमारी हो जाना जो उससे किसी और को भी हो सकती है। तभी उसकी शादी का टूट जाना, उस लड़की का उसे बीच रास्ते में छोड़ जाना जिसे वो इतना प्यार करता था। तुमने देखा था ना कितना खुश था वो अपनी शादी की बात पर। उसके साथ अचानक ये सब हुआ तो वो उससे अभी डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा रूड हो गया है। अंशिका ने भरे गले से कहा, अंडरस्कोर पीहू, उसकी ये हालत देखी नहीं जाती है, पता नहीं कब मेरे बच्चे की जिंदगी में दोबारा रोशनी आएगी, वो फिर से खुश रहना सीखेगा। पीहू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अंडरस्कोर, वो ठीक हो जाएगा अंशिका, हिम्मत रखो। वैसे अर्जुन बता रहे थे कि आज हमारे सुपुत्र की मीटिंग है भाई के साथ। ये सुन अंशिका ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्कोर, पता नहीं क्या होगा, कहीं फिर दोनों के बीच बहस ना हो जाए। तभी अर्पित बोला, अंडरस्कोर, कुछ नहीं होगा मॉम, मैंने समझा दिया था। दोनों ने उसकी तरफ देखा तो वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। अर्पित आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, पर वो उन दोनों से दूर बैठा था। उसके लिए वो खाना लगाया जाता है जो डॉक्टर ने डाइट चार्ट में लिखकर दे रखा था। अर्पित ब्रेकफास्ट करने लगता है। पीहू जो फ्रूट्स काट रही थी वो उसके बॉल को अर्पित की तरफ बढ़ा देती है। पीहू ने अर्पित को देखते हुए कहा, अंडरस्कोर, अर्पित, आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना। अर्पित ने सूप पीते हुए कहा, अंडरस्कोर, जी मामी, मैं चला जाऊंगा। पीहू बोली, अंडरस्कोर, ठीक है, मैं हॉस्पिटल में ही मिलूंगी, कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। अर्पित ने ओके कहा। पीहू वहां से उठ जाती है और दोनों को बाय बोल निकल जाती हैं। अंशिका ने अर्पित को देख कहा, अंडरस्कोर, अर्पित, तुम्हें नहीं लगता कि आज मीटिंग में तुम्हें जाना चाहिए था। निव्यांश और वंश की बिल्कुल नहीं बनती है, तुम जानते हो ना। अर्पित ने जवाब दिया, अंडरस्कोर, मॉम, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं चला जाऊंगा, मेरा मैनेजर मुझे पूरी मीटिंग की इन्फॉर्मेशन लाइव देता रहेगा। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, फिर अर्पित हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। डन, चेक मार्क। राइटर थॉट, जिसे शक्ल से मोहब्बत थी उसे दिल की कीमत कहाँ पता थी। एपिसोड 3, अपने जीजा को मत उकसा। निव्यांश एक बड़ी सी बिल्डिंग के मीटिंग रूम में बैठा था। पूरे कमरे में अंधेरा था, सिर्फ स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से एक प्रेजेंटेशन चल रही थी, उसकी ही हल्की हल्की रोशनी मीटिंग रूम में फैली हुई थी। बड़ी सी गोल टेबल पर कई आदमी सूट बूट पहने बैठे थे। हेड चेयर पर लगभग एक 55 साल का डैशिंग पर्सनैलिटी वाला आदमी बैठा था। और भी कई बिजनेसमैन वहां बैठे थे।
प्रेजेंटेशन खत्म हुई। उनमें से एक बिजनेसमैन जो कि लगभग 45 साल का था वो हेड चेयर पर बैठे आदमी से पूछता है अंडरस्को, तो बताइए मिस्टर नायर, आपकी कंपनी कितने टाइम में पूरा कर सकती है ये प्रोजेक्ट। उसने जवाब दिया अंडरस्को, आप अपनी टाइम लिमिट बताएं मिस्टर ओबरॉय, आपको उससे पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट मिलेगा। मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। तभी निव्यांश बोल पड़ा अंडरस्को, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग यूनिक इन दिस प्रोजेक्ट। ये सुनते ही सब निव्यांश को देखते हैं। निव्यांश के फेस पर टेडी स्माइल आ जाती है। वो अपने सामने बैठे करीब 52 साल के हैंडसम दमदार पर्सनैलिटी वाले आदमी को देख रहा था जो दिखने में कहीं से भी 52 साल का नहीं लग रहा था, आज भी अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन किया हुआ था। उस आदमी के हाथ की मुट्ठी कस जाती है। वो गुस्से में निव्यांश को देखता है। मिस्टर ओबरॉय ने उस आदमी को देख कहा अंडरस्को, मिस्टर वंश रघुवंशी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा आपके बेटे को लग रहा है। वंश कुछ कहने को होता है कि तभी निव्यांश बोल पड़ा अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी नहीं, मैं बताऊंगा। ऑन बिहाफ ऑफ एन आर ग्रुप्स आई वुड लाइक टू गिव सम सजेशंस सो दैट वी विल गेट मोर प्रॉफिट। ये कहते हुए वो स्क्रीन के पास जाता है। वही प्रेजेंटेशन दोबारा शुरू होती है। निव्यांश कुछ पॉइंट्स को और ऐड करता है जिससे उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता। निव्यांश सबको समझा रहा था। जैसे जैसे वो बता रहा था सबके भाव बदल रहे थे। निव्यांश सब बताने के बाद चुप होता है। फिर टेबल पर दोनों हाथ रख मिस्टर ओबरॉय की तरफ देखते हुए बोला अंडरस्को, वो क्या है ना मिस्टर ओबरॉय, प्रोजेक्ट भले ही आपका है पर इस पर काम हम कर रहे हैं तो अपना 100% देंगे। अब बताएं क्या आप इस अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहेंगे या पहले वाले तरीके से। मिस्टर ओबरॉय खुश होते हुए बोले अंडरस्को, ऑब्वियसली आपके तरीके से मिस्टर निव्यांश रघुवंशी, आपके आइडियाज और चेंजेस फैब्यूलस है। निव्यांश अपने सामने हेड चेयर पर बैठे वंश की तरफ एक टेडी स्माइल कर देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वंश के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ देर और डिस्कशन होता है। फिर ओबरॉय वहां से चले जाते हैं। बाकी एम्प्लॉयज भी मीटिंग रूम से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वंश ने निव्यांश को देख हल्के गुस्से में कहा अंडरस्को, अपनी बात रखने का भी एक तरीका होता है। निव्यांश, ये क्या हरकत थी, कोई ऐसे बात करता है, ऐसे ओबरॉय के साथ हमारे रिलेशन खराब हो सकते थे। निव्यांश ने हेड चेयर पर बैठे आदमी को देख कहा अंडरस्को, मामू समझाओ अपने जमाइसा को, इन्हें पुराने जमाने के बिजनेस लेक्चर्स सुनाने हैं तो रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। वंश ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। निव्यांश के होठों के कोने मुड़ गए। वंश गुस्से में बोला अंडरस्को, पेंट हाउस में क्या रहने लगे, सारी तमीज भूल गए हो। निव्यांश ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे भाव से कहा अंडरस्को, तमीज, शर्म, संस्कार ये सब 6 महीने पहले ही मेंशन में छोड़कर आ चुका हूं मैं। वंश ने हेड चेयर पर बैठे आदमी से कहा अंडरस्को, देख रहे हो ना अर्जुन, अब ये कैसे बात करता है और इसकी मां मुझसे लड़ती है कि मैंने इसके साथ गलत किया है। अर्जुन ने बेचारगी से निव्यांश को देखा। निव्यांश ने वंश को देख कहा अंडरस्को, मैंने पहले से ज्यादा प्रॉफिट करवाया है मिस्टर रघुवंशी और आप मुझे ही सुना रहे हैं। आपकी आदत हो गई है हर बार मुझे गलत समझने की। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा तो अर्जुन ने वंश के पैर पर हल्का सा मारकर कुछ इशारा किया जिसे समझ वंश ने कहा अंडरस्को, तुम्हारे और विहान के बर्थडे पर मेंशन में पार्टी रखी है, आ जाना। तुम्हारी और तन्वी की शादी की अनाउंसमेंट भी कर देंगे। निव्यांश ने ये सुन लिया था पर वो रुका नहीं और बिना कुछ जवाब दिए तेज कदमों से वहां से चला गया। उसे बिना जवाब दिए जाता देख वंश ने अर्जुन से कहा अंडरस्को, अर्जुन मुझे समझ नहीं आता ये लड़का चाहता क्या है। अर्जुन ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा अंडरस्को, तेरे अलावा सबको समझ आता है, वो ये शादी नहीं करना चाहता। वंश ने उसे देखा फिर चेयर से उठते हुए कहा अंडरस्को, पर उसे ये शादी करनी होगी और वो वहां से चला गया। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे मीटिंग रूम से चला जाता है। वही अर्पित हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसने रिपोर्ट को बंद करते हुए कहा अंडरस्को, मिस्टर अर्पित, आई थिंक आपको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए। आपका 1 साल का समय भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे जैसे ये वक्त कटेगा आपके निशान बढ़ते जाएंगे, ये बीमारी और ज्यादा फैलने लगेगी। अर्पित ने उस डॉक्टर को देखकर कहा अंडरस्को, इट्स ओके, मैं संभाल लूंगा, आप अभी मेरी फैमिली को यही कहते रहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर उसे ही देख रहा था। अर्पित को 1 महीने से ये बात पता थी लेकिन उसने किसी को नहीं बताई। वो जानता था कि उसकी फैमिली टॉलरेट नहीं कर पाएगी, इसलिए वो निव्यांश और विहान के जिद करने पर भी उन्हें अपने साथ नहीं लाता था। अर्पित ने अपने लोवर की जेब से नोटों की 2 घड़ी निकाली और डॉक्टर के डेस्क पर रख दी। डॉक्टर ने एक पेज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा अंडरस्को, आपको अब से ये मेडिसिन लेनी है और यही डाइट चार्ट फॉलो करना है।
अर्पित ने ओके कहा और वो पेज लेकर डॉक्टर के कैबिन से चला गया। उसके जाते ही उस डॉक्टर के फेस पर इविल स्माइल आ गई। अर्पित ने केबिन से निकलते ही अपना निकाला और उसमें सोशल मीडिया ऐप ओपन की। उसने मिस स्वीटल के नाम के अकाउंट की चैट ओपन की और मैसेज किया अंडरस्कोर यू नो वॉट, आज भी डॉक्टर ने यही कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। सामने से तुरंत रिप्लाई आया अंडरस्कोर मिस्टर स्ट्रेंजर, क्यों चिंता करते हैं आप, देख लेना एक दिन डॉक्टर जरूर कहेंगे कि आप अब बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं और अब कुछ भी कर सकते हैं सी। अर्पित ने पूछा अंडरस्कोर कुछ भी मतलब। स्वीटल ने रिप्लाई किया अंडरस्कोर अरे ठीक होने के बाद जॉब वॉब कुछ तो करेंगे ना आप। ये पढ़ अर्पित ने खुद से कहा अंडरस्कोर मैं क्यों जॉब करूंगा जब मैं एनआर फार्मा कंपनी का सीईओ हूं। अगले ही पल उसने स्माइल कर कहा अंडरस्कोर ओह स्वीटल को थोड़ी ना पता है मैं कौन हूं। वो रिप्लाई करने को हुआ कि स्वीटल ने मैसेज किया अंडरस्कोर आपके लिए एक सरप्राइज है। ये पढ़ अर्पित ने मैसेज किया अंडरस्कोर क्या सरप्राइज है बताओ ना। स्वीटल ने खुश होने वाले इमोजी के साथ रिप्लाई किया अंडरस्कोर डड्डा ने इंडिया आने की परमिशन दे दी और मैं आज ही आ रही हूं, अभी एयरपोर्ट पर हूं। ये सुन अर्पित के फेस पर भी स्माइल आ गई। वो चलते चलते ही चैट कर रहा था। वो हॉस्पिटल के बाहर आया तो वहां ड्राइवर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उसे देख वो तुरंत छाता लेकर उसके पास आ गया क्योंकि अर्पित धूप में नहीं रह सकता था, इससे उसके शरीर पर घाव बढ़ जाते थे। अर्पित गाड़ी में बैठ गया। उसने फिर मैसेज किया अंडरस्कोर अब तो तुम बहुत खुश होगी ना, फाइनली तुम अपने मिस्टर क्यूटी से मिल पाओगी। स्वीटल ने रिप्लाई किया अंडरस्कोर बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स बाद देखूंगी मैं उन्हें, आप नहीं जानते कितना वेट किया है मैंने। अर्पित ने रिप्लाई किया अंडरस्कोर इतना प्यार करती हो उससे। सामने से जवाब आया अंडरस्कोर नो कमेंट्स। अर्पित ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाए वो मुस्कुरा दिया। उनकी गाड़ी हॉस्पिटल से जा चुकी थी। वो उससे चैट करता रहा। रात का वक्त एक क्लब में जोरों शोरों से म्यूजिक बज रहा था। लड़के लड़कियां अपनी मस्ती में नाच रहे थे। क्लब के विप एरिया में कुछ लोग बैठे थे। एक सोफे पर अकेला निव्यांश बॉसी स्टाइल में बैठा था। उसके सामने वाले सोफे पर करीब 27 साल का एक लड़का उसी तरह बॉसी स्टाइल में बैठा था। दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। वहीं उसी क्लब के प्राइवेट रूम में करीब 23-24 साल का एक लड़का एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की लगातार उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की ने झटपटाते हुए रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा अंडरस्कोर क्रिश प्लीज मुझे जाने दो। उस लड़की की आंखों में आंसू आ चुके थे। उसकी आंखें बंद थी, शायद वो नशे में थी। क्रिश ने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ ऊपर की तरफ बेड में धंसा, एक हाथ से उसके जबड़े को कसकर पकड़ कहा अंडरस्कोर शट अप मायरा, डोंट बिहेव लाइक दिस। मायरा लगातार रोए जा रही थी। क्रिश ने उसके चेहरे को छोड़ दिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। मायरा लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी, जो क्रिश को इरिटेट भी कर रहा था, लेकिन उसे इस वक्त सिर्फ मायरा चाहिए थी। और तभी उस रूम के डोर पर किसी ने जोर से लात मारी और अगले ही पल डोर लॉक टूट चुका था। क्रिश ने डोर की तरफ देखा तो डोर खुला हुआ था और वहां 3 लोग खड़े थे जिन्होंने एक जैसे ब्लैक ब्लू कपड़े पहन रखे थे। उनमें से एक लड़का था और बाकी 2 लड़कियां। तीनों के ही चेहरे पर ब्लैक मास्क था। उनके पास अलग अलग तरह के वेपन्स थे। उन्हें वहां देख क्रिश बेड से उठा और गुस्से में कहा अंडरस्कोर कौन हो तुम सब। उनमें से बीच में खड़ी वो 5 फुट 2 इंच हाइट वाली लड़की आगे आए और अगले ही पल बेड पर एक पैर रख घुमाकर एक लात क्रिश के मुंह पर मारी। क्रिश धड़ाम से दोबारा बेड पर जा गिरा। तब तक मायरा बेड से उठ चुकी थी। उस लड़की ने मायरा को देख गुस्से में कहा अंडरस्कोर ये लात तुमने मारी होती तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। मायरा तो अभी भी डरी हुई चुपचाप खड़ी थी। वो नशे की हालत में थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन जब उस लड़की ने क्रिश को मारा तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। क्रिश उठा और उसने उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहा अंडरस्कोर यू बिटच हाउ डरे। उसने इतना ही कहा था कि उस लड़के ने क्रिश का गला पकड़ वही दीवार से सटा दिया और तभी उस लड़की ने मायरा को देख कहा अंडरस्कोर ये कलयुग है डार्लिंग, यहां माधव बचाने नहीं आएंगे, तुम्हें खुद ही चंडी रूप लेना होगा। मायरा ने बस हाँ में गर्दन हिलाई। उस लड़की ने अपनी साथी लड़की को इशारा किया। वो मायरा को बाहर की तरफ ले जाने लगी तो मायरा ने पूछा अंडरस्कोर कौन है आप लोग। उस लड़की ने उसे दरवाजे के बाहर करते हुए कहा अंडरस्कोर निंजस। इतना कह उसने दरवाजा बंद किया। उस लड़के ने क्रिश के मुंह पर कई पंच मारे और क्रिश एक का भी जवाब नहीं दे पाया। उस लड़की ने कहा अंडरस्कोर नियम ये मेरा शिकार है, इसे मैं ही मारूंगी। नियम ने क्रिश को उस लड़की की तरफ धकेलते हुए कहा अंडरस्कोर कमजोर लड़की पर अपनी ताकत आजमा रहा था ना, अब इस पर दिखा अपनी ताकत।
क्रिश के मुंह से खून आ रहा था। उसने दर्द भरी आवाज में पूछा, अंडरस्को कौन हो तुम तीनों और मुझसे क्या दुश्मनी है? उस लड़की ने उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहा, अंडरस्को जैसे तेरे कर्म है उसके लिए हमारा तेरा दुश्मन होना जरूरी नहीं है। ये कह उसने एक पंच पूरे फोर्स के साथ उसके दिल वाले हिस्से पर मारा। क्रिश कई कदम पीछे हटा, उसके मुंह से खून की फुवार निकली। नियम ने दूसरी लड़की को देख कहा, अंडरस्को इशिता इसे ड्रग्स दो। इशिता ने अपनी पैंट की जेब से एक पैकेट निकाला जिसमें ड्रग्स थी। अगले ही पल उसने मुट्ठी में ड्रग्स भरी और सारी ड्रग्स जबरदस्ती क्रिश के मुंह में डाल दी। नियम ने उस लड़की को देख कहा, अंडरस्को इसे जल्दी खत्म करो, तुम्हारा और इसका भाई बाहर ही है, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। वो लड़की क्रिश को देखे जा रही थी। मास्क की वजह से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी जो इस वक्त लाल थी, और बस क्रिश को घूरे जा रही थी। क्रिश का सिर घूमने लगा था। उस लड़की ने अपनी थाई पर बंधी बेल्ट से एक खंजर निकाला और क्रिश की तरफ बढ़ने लगी। क्रिश को धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो जोर से चिल्लाया, अंडरस्को भाई, भाई हेल्प मी भाई। ये सुन उस लड़की के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने खंजर से क्रिश का चेहरा अपनी तरफ कर कहा, अंडरस्को और जोर से चिल्लाओ, क्या पता तुम्हारा भाया ही जाए और उसका भी आज आखिरी दिन बन जाए। क्रिश ने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ भागा, लेकिन वो बाहर जाता उससे पहले ही उस लड़की ने खंजर उसकी तरफ फेंका। वो सीधा उसकी पीठ में जा धंसा। क्रिश के कदम रुक गए, आंखें बाहर आने को हो गई। वो वही दीवार के सहारे खड़ा हुआ, आंखों से आंसू बह निकले। उसने उस लड़की की तरफ देख दर्द भरी आवाज में पूछा, अंडरस्को कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? वो लड़की क्रिश के पास आए और दूसरा खंजर निकाल उसके पेट में घुसाते हुए कहा, अंडरस्को इसकी वजह अपने भाई व्योम से पूछना, उसने एक की जान ली और अब उसके बदले में उससे उसका पूरा खानदान छीन लूंगी। क्रिश ने दर्द से कसकर आंखें बंद कर ली। वही वेप एरिया में निव्यांश ने उस लड़के से कहा, अंडरस्को व्योम बैक आउट कर लो, अभी भी वक्त है, चुपचाप इंडिया छोड़कर चले जाओ। व्योम ने हंसकर कहा, अंडरस्को तुम कहोगे और मैं चला जाऊंगा, गुड। निव्यांश ने ठंडे से भाव से कहा, अंडरस्को तुम सिर्फ मेरे भाई की वजह से अभी तक जिंदा हो। अगर मैंने उन्हें बताया ना कि मेरे एक्सीडेंट में तुम्हारा भी हाथ था तो वो खुद तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। व्योम ने निव्यांश की नीली आंखों में देख कहा, अंडरस्को तुम्हारा भाई जो घर से बाहर तक नहीं निकलता है वो मुझे मारेगा? बहुत अजीब बात है, जो खुद चंद दिनों का मेहमान है उसे तुम सब किंग बनाने का सपना देखते हो। ये सुनते ही निव्यांश झट से सोफे से खड़ा हुआ और अगले ही पल उसने अपनी गन निकाल व्योम पर पॉइंट कर दी। वो बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। व्योम भी तुरंत उठा और उसने भी अपनी गन निव्यांश पर पॉइंट कर दी। दोनों ने एक दूसरे को गन पॉइंट किया हुआ था। कुछ लोगों की नजरें उन पर आ चुकी थी, लेकिन कोई भी हैरान नहीं था, उस क्लब में ये सब रोज का था। दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्से से देख रहे थे, जैसे अभी एक दूसरे की जान ले लेंगे, और तभी दोनों ने ही एक साथ ट्रिगर दबा दिया। दो बुलेट की आवाज क्लब में गूंज गई, म्यूजिक बंद हो गया, सबने उस तरफ देखा। दोनों में से किसी को बुलेट नहीं लगी थी। दोनों के हाथ ऊपर की तरफ थे। दोनों ने गर्दन घुमाकर साइड में देखा तो वहां अर्पित खड़ा था। उसने ही दोनों के हाथ ऊपर किए थे। अर्पित ने दोनों को गुस्से में देखा और उनके हाथ को झटकते हुए कहा, अंडरस्को पागल हो गए हो तुम दोनों? अभी बुलेट दोनों के माथे के आर पार होती। व्योम ने गुस्से में कहा, अंडरस्को तो अपने भाई को समझाओ और दूर रखो इन सब से। निव्यांश ने उसे घूरा। अर्पित ने व्योम को देख कहा, अंडरस्को व्योम तुम इस दुश्मनी को क्यों बढ़ा रहे हो? इससे कुछ नहीं मिलेगा, पर इस दुश्मनी में एक परिवार जरूर बर्बाद हो जाएगा। व्योम ने अर्पित और निव्यांश दोनों की तरफ देख कहा, अंडरस्को तो कह दो अपने बाप से जाकर घुटनों के बल बैठकर मेरी मॉम से माफी मांग ले, हम ये दुश्मनी उसी वक्त खत्म कर देंगे। ये सुनते ही अर्पित ने व्योम के कॉलर पकड़ लिए और वही पिलर से लगाते हुए गुस्से में कहा, अंडरस्को हमारे डैड पर मत जाना वरना यहीं जान से मार दूंगा। अर्पित को गुस्से में देख निव्यांश के फेस पर समीर का आ गया। अर्पित यूजुअली गुस्सा नहीं करता था, पर बात फैमिली पर आ जाए तो उसका गुस्सा भी निव्यांश से कम नहीं होता था। व्योम ने भी गुस्से में अर्पित को धक्का देते हुए खुद से दूर किया और गुस्से में कहा, अंडरस्को नहीं सुन सकते ना उनके बारे में कुछ भी? गुस्सा आया ना? मुझे भी आता है जब मैं अपनी मॉम को रोते देखता हूँ, सिर्फ उनकी वजह से। ये कहते हुए व्योम ने गन अर्पित पर पॉइंट की, लेकिन तभी निव्यांश ने उसके हाथ पर किक किया। गन उसके हाथ से उछली। अर्पित ने उसे कैच कर व्योम पर पॉइंट कर उसे लोड करते हुए कहा, अंडरस्को अपने जीजा को मत उकसा। ये कह अर्पित हंसने लगा। निव्यांश के होठों के कोने भी हल्के से मुड़े और व्योम अंदर तक किलस गया। व्योम ने उसे देख गुस्से में कहा, अंडरस्को जीजा माय फुट। अर्पित ने गन सोफे पर फेंकी और हंसकर कहा, अंडरस्को क्यों? मानवी तेरी बहन नहीं लगती?
व्योम ने उसे गुस्से में देखा लेकिन फिर अगले ही पल हंसकर कहा अंडरस्को मेरी बहन तो रिया लगती है तभी तो तुझे छोड़कर चली गई। ये सुन अर्पित के फेस की स्माइल गायब हो गई। व्योम के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। निव्यांश कुछ कहने को हुआ तभी वहां क्रिश की दर्द भरी चीख सुनाई दी जो कि म्यूजिक बंद होने की वजह से सुनाई दे रही थी।